अब हम बात करेंगे राजस्थान के दूसरे चरण की। जैसे कि पहले चरण में हमने देखा कि मत्स्य संघ नाम दिया गया, और वास्तव में देखिए तो इसका कोई राजस्थान से लेना देना नहीं था उस समय जब मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। नक्शे में हम बाय मैप हम समझने की कोशिश करें तो बाय मैप आप देखोगे कि ये जो क्षेत्र एकीकृत तो हो गया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था राजस्थान से। क्या पता ये उत्तर प्रदेश में मिलना है या राजस्थान में मिलना है, ये डिसाइड नहीं हुआ था, इसलिए इसको छोड़ दिया गया एकीकरण करके 4 राज्यों को। अलवर इसकी राजधानी रही। अब एकीकरण को फिर आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, और एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं बात कर रहा था कि भाई ये बड़े बड़े राज्य थे तो इनको मिलाने का तो पहले सवाल नहीं था, ये तो अलग भी रह सकते थे, अलग देश भी रह सकते थे, ये प्रावधान था धारा 8 में। तब फोक्स जो मुख्य ध्यान जो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का, वो राजस्थान के इस क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान गया, और इसी क्षेत्र को जो पूर्वी भाग था इसी क्षेत्र को मिलाकर इसी का एकीकरण करके राजस्थान का दूसरा चरण कंप्लीट हुआ। अब देखो दूसरा चरण जो कंप्लीट हुआ उसको ध्यान से समझेंगे। जो पूर्वी भाग था उसमें 9 रियासतों को मिलाकर इसका एकीकरण किया गया। 9 रियासतों को आपस में मिलाया गया, एक ठिकाने को मिलाया गया। 9 रियासतें कौन कौन सी थी तो मैं बात करूं तो पहली जो रियासत थी वो थी कोटा, जो कि उस समय इन रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी। दूसरी थी इससे बिल्कुल टच में एक रियासत थी बूंदी, और तीसरी रियासत थी झालावाड़। देखो इन तीनों बिल्कुल टच में थी, और कोटा के शासक भीम सिंह ने इन तीनों को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास पहले किया था, लेकिन असफल रहा। तो 3 रियासतें ये हुई। एक और प्रयास हुआ था डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिलाकर। तो 3 रियासतें, इनका भी एकीकरण का प्रयास हुआ था पहले। जो रियासतें थी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन तीनों को मिलाकर एक वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया गया था डूंगरपुर के शासक द्वारा। इसके अलावा 2 छोटी रियासतें थी जिसका हमने जिक्र पढ़ा था। एक थी शाहपुरा और एक थी किशनगढ़। छोटी रियासतें, शाहपुरा बिल्कुल सबसे छोटी रियासत थी, इसका जिक्र मैंने किया था। और एक रियासत थी जो मुस्लिम रियासत थी जिसको बोलते हैं टोंक। इस प्रकार 9 रियासतें जो थी, इन 9 रियासतों का एकीकरण का प्रयास किया गया। एक आपको पता होगा कि बांसवाड़ा में एक ठिकाना था कुशलगढ़। तो इस प्रकार 9 रियासतें और एक ठिकाने को मिलाकर राजस्थान का जो एकीकरण का जो दूसरा चरण कंप्लीट हुआ, और इस चरण को बोलते हैं पूर्व राजस्थान या यूं कहे राजस्थान संघ। देखो सबसे पहले राजस्थान शब्द इसी एकीकरण के इसी चरण में आया था। मत्स्य संघ में मैं कह रहा था कि मत्स्य संघ में तो जिक्र ही नहीं था राजस्थान में मिलना है कि उत्तर प्रदेश में जाना है, वो अलग इश्यू था। लेकिन राजस्थान शब्द की बात करें तो एकीकरण के समय जो जितने भी चरण हुए उनमें से केवल इसी में पूर्व राजस्थान शब्द काम में आया। तो राजस्थान का, अब देखो यहां के शासकों की मैं बात करूं तो शासकों में आप देखोगे तो शासकों में कोटा के शासक थे भीम सिंह। कोटा के शासक थे भीम सिंह। सबसे बड़ी रियासत थी कोटा, और कोटा के शासक थे भीम सिंह। बूंदी बिल्कुल नजदीक थी, और इसके शासक थे बहादुर सिंह। कई बार पूछ लेते हैं सवाल कि भाई इसका शासक कौन था। इसके अलावा बात करूं झालावाड़, जो झालावाड़ के शासक थे हरिश्चंद्र। डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह। अभी मैं बात करूंगा, आपको समझ में आएगा। बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह।
जिसके बारे में एक कथन भी आएगा, काफी इंपॉर्टेंट, काफी परीक्षा में महत्वपूर्ण आया है इसका। प्रतापगढ़ के शासक थे राम सिंह। ठीक है। कुशलगढ़ के शासक थे हरेंद्र सिंह। ठिकाना जो था, सबसे बड़ा ठिकाना था कुशलगढ़, उसके शासक थे हरेंद्र सिंह। टोंक एकमात्र रियासत ऐसी थी जो टोंक के शासक थे। टोंक के शासक की मैं बात करूं तो टोंक के शासक थे शहादत अली। शहादत अली, ठीक है। शाहपुरा जो रियासत थी, शाहपुरा, तो उसके शासक थे सुदर्शन देव। और लास्ट में बची किशनगढ़, और किशनगढ़ के थे सुमेर सिंह। तो इस प्रकार 9 रियासतें, और 9 रियासतों में एक मुस्लिम रियासत, एक सबसे नई रियासत झालावाड़, तो झालावाड़ रियासत थी, और एक सबसे बड़ी जो रियासत थी वो सबसे बड़ी रियासत थी कोटा। अब देखो ये क्या हुआ, ये 9 रियासत थी। मैंने बताया था कि मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, उद्घाटन किया था एनवी गाडगिल ने। तो एनवी गाडगिल राजस्थान में रुक गए, ऊर्जा मंत्री थे, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री उस समय नेहरू मंत्रिमंडल में। तो मत्स्य संघ का निर्माण हो गया, और इधर पहले चर्चा चल रही थी, प्रक्रिया चल रही थी। तो एनवी गाडगिल का ध्यान था कि यार एक उद्घाटन तो कर दिया, चलो ये भी आपस में तैयार हो जाए तो इसका भी उद्घाटन में कर दो। अब समस्या एक आई कि कोटा के शासक जो थे भीम सिंह, इसके बड़े भाई थे बहादुर सिंह। भीम सिंह से बड़े थे बहादुर सिंह। अब डिसाइड ये हुआ कि कोटा बड़ी रियासत थी, तो इसका जब एकीकरण किया जाना था तो राज प्रमुख किसको बनाना था? भीम सिंह को, और बहादुर सिंह को बनाया जाना था वरिष्ठ उपराज प्रमुख, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाना था लक्ष्मण सिंह को। ध्यानपूर्वक समझना, भीम सिंह को राज प्रमुख बनाना था, राज प्रमुख। इस बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाना था, और लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाना था। ठीक। अब देखो ये बड़ा भाई, ये बहादुर सिंह बड़े थे भीम सिंह से। अब बहादुर सिंह के मन में ये हुई कि यार छोटे भाई को बड़ा पद मिल रहा है। देखो 3 इडियट फिल्म में हमने सुना है कि यार दोस्त फेल हो जाता है तो दुख होता है, लेकिन दोस्त जब टॉप पर आता है तब और ज्यादा दुख होता है कि यार भाई है, ठीक है, कोटा संभालो, कुछ भी करो अपना। लेकिन अब तो एकीकरण सारे के सारे हम मिल रहे हैं, और हमारा राज प्रमुख कौन होगा? मेरा छोटा भाई भीम सिंह। ये बहादुर सिंह के गले में हजम नहीं हुई। तो बहादुर सिंह दौड़े दौड़े, बहादुर सिंह ने एक तरकीब निकाली कि यार इसका इलाज क्या तोड़ निकाला जाए, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो बहादुर सिंह ने सोचा कि यार हम में से सबसे बड़ी रियासत कोटा है, लेकिन कोई और रियासत, उदयपुर रियासत यदि हम में मिल जाए, एकीकरण में मिल जाए, तो सबसे बड़ी रियासत कौन होगी? उदयपुर होगी। उदयपुर का वैसे भी बड़ा नाम है, स्वर्णिम इतिहास रहा है, तो राज प्रमुख किसको बनाया जाएगा? उदयपुर के भूपाल सिंह को। तो बहादुर सिंह जी चले गए भूपाल सिंह के पास उदयपुर, और उनको मनाने का प्रयास किया कि आप मिल जाओ, मेरी भी बात रह जाए, आपको राज प्रमुख बनाया जाएगा, नहीं तो मेरे छोटे भाई को राज प्रमुख बना दिया जाएगा। और मिलना वैसे भी है, एकीकरण में तो मिलना ही है, आप नहीं मिले तो हम आप में मिलने के तैयार है, बात तो एक ही हुई। तो बहादुर सिंह भूपाल सिंह जो उदयपुर के शासक थे उनको मिलाने का प्रयास कर रहे थे। भूपाल सिंह के भी मन में थोड़ी थोड़ी आई कि यार चलो एकीकरण में शामिल हो जाए, लेकिन भूपाल सिंह जो उदयपुर के शासक थे, भूपाल सिंह, याद रख लेना, भूपाल सिंह। अब भूपाल सिंह के एक मंत्री, प्रधानमंत्री थे रामामूर्ति, प्रधानमंत्री थे रामामूर्ति। तो भूपाल सिंह ने रामामूर्ति को सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने के लिए और अपनी शर्तों को बताने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास भेजा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास भेजा, और 3 शर्तें मेवाड़ के शासक महाराणा भूपाल सिंह की सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने रखी। 3 शर्तें थी कि हम तभी मिलेंगे। पहली शर्त तो हमारी ये है कि जब राज प्रमुख तो अपने को बनाना ही बनाना है, हम बनेंगे राज प्रमुख, तो ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं, लेकिन राज प्रमुख का पद वंशानुगत होगा। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बेटा राज प्रमुख होगा, उसके बाद में उसका बेटा राज प्रमुख होगा। तो पहली शर्त रखी गई कि राज प्रमुख का पद है
वो वंशानुगत होगा। दूसरा है, जो ये एकीकरण होगा तो उसमें जो राजधानी बननी है वो कौन सी बनेगी? उदयपुर। वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है भाई। तीसरी शर्त कौन सी है? तीसरी शर्त हमारी ये है कि जो आप प्रीवी पर्स दे रहे हो, प्रीवी पर्स जो राजाओं को खर्चे के लिए देते थे प्रीवी पर्स, तो प्रीवी पर्स दे रहे हो वो लेंगे हम 20 लाख रुपए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तीनों मांगों को सुना। अब देखो उस समय समस्या ये आई कि न तो प्रीवी पर्स का निर्धारित कर रखा था भारत सरकार ने कि 10 लाख से ऊपर प्रीवी पर्स नहीं दिया जाएगा, और साथ ही साथ वंशानुगत भी नहीं रखना है किसी को। अब ये बातचीत चल रही थी तो इधर वीएन गाडगिल जो थे वो उद्घाटन के लिए तैयार थे। डेट फिक्स हो गई 25 मार्च 1948 को, डेट फिक्स हो गई थी 25 मार्च 1948, याद रख लेना। अब 25 मार्च 1948 तक है ये फाइनल नहीं हो पाया कि भाई, फाइनल नहीं हो पाया ये कि मेवाड़ के शासक की बातें मानी जाए या नहीं मानी जाए। तो ये डेट नजदीक आ गई तो सोचा कि यार चलो उदयपुर वाले को बाद में देखते हैं, हम बाद में चर्चा करेंगे, इतने आ रहे हैं इनको तो एक बार मिला लो। तो इसीलिए 25 मार्च 1948 को एक संघ बना, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, और इसमें 9 रियासतें प्लस एक ठिकाने का एकीकरण किया गया और इसकी राजधानी जो थी वो बनाई गई कोटा को। तो राजधानी भी क्या रही? कोटा, क्योंकि सबसे बड़ी रियासत थी। राज प्रमुख जो बनाया गया वो पहले की तरह ही भीम सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया। वरिष्ठ उपराज प्रमुख, 2 उपराज प्रमुख थे, एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया बहादुर सिंह को, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया लक्ष्मण सिंह को। अब देखो इसमें एक और कहानी है कि जो चंद्रवीर सिंह जो थे, इन्होंने जब एकीकरण पर भारत में विलय पर साइन किया था तो इनके लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया, बड़े दुखी थे कि यार हम कहां में राजा, अब ये भारत में विलय हो रहा है, हमारा राजपाट चला जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, यह परीक्षा में भी आया हुआ कि मैं अपने डेथ वारंट में अपने मृत्यु के प्रमाण पर साइन कर रहा हूं, प्रमाण पत्र बना रहा हूं, खुद की मृत्यु का प्रमाण पत्र, चंद्रवीर सिंह ने कहा। अब देखो शाहपुरा, जो शाहपुरा रियासत थी, शाहपुरा के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोकुललाल असावा, याद रख लेना, गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा। तो इनको क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री बना दिया गया गोकुललाल असावा को। तो पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ में 9 रियासतें प्लस एक ठिकाने को मिलाकर ये एकीकरण का दूसरा जो चरण था, सेकंड फेज जो था, वो हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तो तीसरा जो चरण था, ध्यान, दूसरा और तीसरा चरण आपस में जुड़ा हुआ है। जो तीसरा फेज आया इसको बोलते हैं संयुक्त राजस्थान, इसको बोलते हैं संयुक्त राजस्थान। देखो जो दूसरा चरण था उसका उद्घाटन भी एनवी गाडगिल ने किया था, संयुक्त राजस्थान। अब संयुक्त राजस्थान में जो बहादुर सिंह थे उन्होंने भोपाल सिंह को कहा था कि आप मिल जाओ, और उधर भोपाल सिंह ने भी अपने प्रधानमंत्री राममूर्ति को सरदार वल्लभ भाई पटेल से चर्चा के लिए भेज दिया था। 3 शर्तें रखी, 3 शर्तों पर चर्चा हुई और भोपाल सिंह की कुछ शर्तों को माना गया। पहली जो शर्त थी कि उदयपुर को राजधानी बनाया जाएगा, तो कहा कि उदयपुर राजधानी रहेगी, लेकिन उदयपुर राजधानी तो रहेगी, लेकिन उदयपुर को राजधानी बनाते हैं कोटा वाले कहेंगे राजधानी हमें बना रखा था, हम नाराज होंगे। तो यह डिसाइड हुआ कि एक अधिवेशन जो विधानसभा का होगा वो कहां होगा, प्रत्येक साल एक अधिवेशन कहां होगा, कोटा में होगा। तो कोटा वालों को खुश कर दिया, राजधानी वाला मैटर सलट गया, उदयपुर राजधानी रहना है। दूसरा जो 20 लाख प्रीवी पर्स की बात आई थी, 20 लाख की जो प्रीवी पर्स की बात आई थी, अब 20 लाख तो गवर्नमेंट ने नियम बना रखा था, भारत सरकार ने नियम बना रखा था कि 20 लाख तो किसी को देना नहीं है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने डिसाइड किया कि यार 20 लाख तो नहीं दे सकते, लेकिन इसको 20 लाख भी दे दे, सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। तो उन्होंने कहा कि 10 लाख आपको क्या मिलेगा, औपचारिक प्रीवी पर्स मिलेगा, 10 लाख औपचारिक प्रीवी पर्स मिलेगा
नाम चेंज, प्रीवी पर्स। 5 लाख आपको वेतन के रूप में देंगे और 5 लाख धार्मिक खर्चों के लिए देंगे। पैसे कितने हुए भाई? अरे पैसे तो 20 लाख हो गए ना। अब नाम क्या क्या दूं हम, वो आप टेंशन मत दो। 20 लाख तो 2 मांगे मान ली। तीसरी वंशानुगत वाली बात थी तो उस पर कहा विचार करेंगे। 2 बातें तो मान ली ना, तीसरी मान लेंगे। एक बार मिलो तो सही, आप सोचेंगे उस पर। तो भूपाल सिंह है वो पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ में मिलने के लिए तैयार हो गए और यही क्या हुआ, मेवाड़ प्लस पूर्व राजस्थान जिसमें 9 रियासतें थी, एक ठिकाना था, उसमें मिलने का निश्चय कर लिया गया। और ये डेट थी 18 अप्रैल 1948। डेट याद रखना, 18 अप्रैल 1948। भाई 25 मार्च को तो दूसरा फेज कंप्लीट हुआ था। अब 25 मार्च से कुछ दिन ये बातचीत चली तो 18 अप्रैल आ गया। 18 अप्रैल को इसका उद्घाटन हुआ। अब देखो इसमें पहले आपको पता है कि सेकंड पेज में प्रधानमंत्री थे गोकुललाल आसावा। प्रधानमंत्री थे गोकुललाल। अब इन गोकुललाल का क्या किया जाए, तो गोकुललाल की जगह गोकुललाल को क्या बना दिया गया, उप प्रधानमंत्री। ठीक है। और प्रधानमंत्री की बात आई तो प्रधानमंत्री उदयपुर के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, मेवाड़ के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा को क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक, गोकुललाल आसावा रखा गया लेकिन उप प्रधानमंत्री, पोस्ट छोटी होती गई। वैसे ही राज प्रमुख की मैं बात करूं तो राज प्रमुख जो थे, अब राज प्रमुख कौन बनेगा भाई, सीधी सी कहानी है। राज प्रमुख का पद किसको मिलेगा, राज प्रमुख का पद मिलेगा भूपाल सिंह को। अब भाई यहां राज प्रमुख जो बना रखा था भीम सिंह को बना रखा। अब भीम सिंह को क्या बनाया जाए, भीम सिंह को बना दिया वरिष्ठ उपराज प्रमुख। वरिष्ठ उपराज प्रमुख कौन बना, भीम सिंह। और अब लक्ष्मण सिंह का और बहादुर सिंह का क्या किया जाए, तो लक्ष्मण सिंह और बहादुर सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। कनिष्ठ उपराज प्रमुख कितने बने, 2। पहले बहादुर सिंह जो कहां के थे, बूंदी के थे, और दूसरा थे लक्ष्मण सिंह जो कि कहां के शासक थे, डूंगरपुर के। तो इस प्रकार राजधानी किसको बना दिया गया, उदयपुर को। और एक अधिवेशन की बात हुई कि एक अधिवेशन प्रत्येक साल में कहां होगा, कोटा। तो ये हुआ सेकंड चरण के बाद में तीसरा चरण। तो सेकंड और थर्ड जो चरण है वो आपस में मिले हुए हैं। ये कहानी थी 3 चरणों की। अब बात आती है भाई, यहां तक अपना मैप वापस मैं दिखाऊं मैप आपको, तो मैप अब राजस्थान का एकीकरण यहां तक हो गया। ये रियासतें 9 रियासतें, एक ठिकाना प्लस 1 10, तो 10 रियासतें और एक ठिकाना मिल गया। ठिकाने 3 थे, एक इसमें मिल चुका था मत्स्य संघ में। 4 रियासतें ये निपट गई, 10 रियासतें ये हो गई। अब हो गई 14 रियासतें। 14 रियासतें, लेकिन ये अलग था मत्स्य संघ। अब चौथा जो चरण था, चौथे चरण की हम चर्चा करें तो चौथा चरण आप देखोगे तो चौथा चरण अब महत्वपूर्ण हो गया। चौथा चरण, अब चौथा चरण जो क्या था, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आई वो ये थी कि यार जयपुर जोधपुर को भी मिलाया जाए। तो उस जो चरण का नाम था वो रखा गया वृहद राजस्थान। ध्यानपूर्वक समझना, वृहद राजस्थान। वृहद का मतलब बहुत बड़ा, वृहद राजस्थान। अब वृहद राजस्थान क्यों हुआ बड़ा राजस्थान, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी रियासतें, उदयपुर रियासत तो पहले मिल गई थी लेकिन इसके बाद में भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी बड़ी रियासतों का विलय इसमें हुआ। किसमें हुआ, तीसरे वाले चरण में। और तीसरे चरण का क्या नाम था, संयुक्त राजस्थान। तो तीसरे चरण में क्या क्या जुड़ी, ध्यानपूर्वक समझना। तीसरा जो चरण था वो था संयुक्त राजस्थान। आप सबको पता है संयुक्त किसका था, मेवाड़ विलय हुआ था। संयुक्त राजस्थान पहले ही बढ़ चुका था। अब संयुक्त राजस्थान में क्या क्या जुड़ी,
4 रियासतें जो बड़ी बड़ी थी वो जुड़ी। पहली जयपुर, दूसरी जोधपुर, तीसरी बीकानेर, चौथी जैसलमेर और एक ठिकाना था लावा। वैसे ये लावा टोंक में पड़ता है लेकिन जैसलमेर के अधीन था, जैसलमेर के अधीन सॉरी जयपुर के अधीन था, तो इसलिए जयपुर के साथ मिला था। ठीक है, तो इस प्रकार संयुक्त राजस्थान प्लस ये 4 रियासतें और एक ठिकाने को मिलाकर 30 मार्च 1949 जिस दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है, 30 मार्च 1949 को इनका एकीकरण इन सबको मिलाकर संयुक्त राजस्थान में मिलाया गया। जयपुर के शासक थे मानसिंह, सवाई मानसिंह सेकंड। मानसिंह सेकंड, ठीक है। जोधपुर के जो शासक थे वो उनका नाम था हनुमंत सिंह, जो कि पहले पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था लेकिन वहां की जनता ने मिलने से मना कर दिया, आ गए भाई साहब जोधपुर के हनुमंत सिंह। बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह, अभी भी शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल खुला हुआ है बीकानेर में, शार्दुल सिंह। जैसलमेर के शासक थे गिरधारी सिंह, क्योंकि जोधपुर आएगा तो जैसलमेर आना है। मैंने वीडियो के पहले ही शुरुआत में बता दिया था कि भाई जोधपुर आना है तो पीछे पीछे जैसलमेर आना है। लावा के शासक थे बंस प्रदीप सिंह। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो चलेगा ये काम, इसका कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार संयुक्त राजस्थान प्लस 4 रियासतें, संयुक्त राजस्थान में आपको पता है 10 रियासतें प्लस कुशलगढ़ का जो ठिकाना था, अब क्या हो गया प्लस 4 रियासतें एक ठिकाना, तो कितना हो गया 14 रियासतें प्लस 2 ठिकाना। यह था वृहद राजस्थान और इसका निर्माण हुआ 30 मार्च 1948 को। अब देखो राज प्रमुख बना रखा था भूपाल सिंह को, संयुक्त राजस्थान का भूपाल सिंह को। तो अब देखो ये बड़े राजा थे सवाई मानसिंह सेकंड, तो सवाई मानसिंह सेकंड को संतुष्ट करने के लिए अब राज प्रमुख का पद क्या किया जाए, तो एक पद क्रिएट किया गया महाराज प्रमुख। और ये महाराज प्रमुख किसको बनाया गया, भूपाल सिंह को, कि बड़े थे राजस्थान में, नाम था संतुष्ट। राज प्रमुख किसको बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया सवाई मानसिंह को। और इसके अलावा मैं बात करूं तो वरिष्ठ राज प्रमुख। अब वरिष्ठ राज प्रमुख का मतलब क्या हुआ, वरिष्ठ राज प्रमुख पहले अपने आपने कोटावाड़ को खुश कर रखा था, तो वरिष्ठ राज प्रमुख भीम सिंह को मना रखा था, तो वरिष्ठ राज प्रमुख भीम सिंह को प्लस हनुमंत सिंह जो जोधपुर के शासक थे इनको एक पद बनाया गया कनिष्ठ राज प्रमुख। अब कनिष्ठ राज प्रमुख में आप सबको पता ही है कनिष्ठ राज प्रमुख बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह होंगे। कनिष्ठ राज प्रमुख बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। इस प्रकार देखा जाए तो एक सीक्वेंस चलता रहा। प्रधानमंत्री की बात आई तो पहले माणिक्यलाल वर्मा थे, अब देखो प्रथम मुख्यमंत्री हो गए, ये प्रथम प्रधानमंत्री हो गए या प्रथम मुख्यमंत्री हो गए हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जयपुर के थे, वंशस्थली विद्यापीठ के संस्थापक हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। हीरालाल शास्त्री भी थे मनोनीत मुख्यमंत्री, उसके बाद 3 मनोनीत मुख्यमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री एक आईएएस बने थे जिसका कल हमने चर्चा की थी, वेंकटाचारी, तो उनको और जयनारायण व्यास 3 रहे थे। इनकी कहानियां हम आगे देखेंगे। तो हीरालाल शास्त्री को अब देखो एक और समस्या आई इस एकीकरण में। इस एकीकरण का जो
मैं एक बात भूल गया, देखो यह जो संयुक्त राजस्थान था इसका उद्घाटन मैं बताना भूल गया। इनका उद्घाटन था, क्योंकि बड़ी रियासत थी, तो इनका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। उदयपुर आए थे, उदयपुर में बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था और उनमें नेहरू जी पधारे थे। अब जो ये वृहद राजस्थान था जिसमें जयपुर आए थे, इसका उद्घाटन जो था वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पटेल साहब यहां जयपुर में आए, प्रोग्राम रखा, लेकिन एक समस्या आई इसमें एक जो समस्या आई वो ये आई कि जोधपुर के शासक जो थे हनुमंत सिंह, तो जोधपुर के शासक कह रहे थे कि राजधानी किसको बनाया जाना चाहिए, जोधपुर को बनाया जाना चाहिए, जयपुर को नहीं बनाया जा सकता। तो ये समस्या आई, तो इसके लिए कमेटी गठित की गई थी। कमेटी के नाम लिख देता हूं। कमेटी के कुछ सदस्य जो जयपुर और जोधपुर में जो चर्चाएं चल रही थी कि राजधानी किसको बनाया जाए, तो एक अध्यक्ष थे BR पटेल। 3 सदस्य की कमेटी निर्धारित की गई, BR पटेल, और एक थे पुरी करके TC पुरी, और एक और सदस्य थे SP सिन्हा। तो इन तीनों को मिलाकर एक कमेटी का गठन हुआ और यह निर्धारित हुआ कि राजधानी किसको रखना है, जयपुर को रखना है। जयपुर और जोधपुर वाले विवाद में अभी आगे आप पढ़ोगे एकीकरण, तो जयपुर और अजमेर के मध्य भी विवाद हुआ था, सत्यनारायण राव कमेटी का भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन जयपुर जोधपुर के विवाद को निपटाने के लिए कमेटी की निर्धारित की गई और इसने डिसाइड किया कि राजधानी किसको रखना है, जयपुर को रखना है अभी हाल फिलहाल। तो इस प्रकार देखिए, तो 3 चरण आपस में जुड़े हुए थे, सरल भाषा में, आसान भाषा में हमने समझा। अब हम बात करेंगे चौथे चरण की, और चौथे चरण में हम देखेंगे कि बाकी जो रियासतें, अब देखो इसमें वापस देखोगे आप तो इसमें देखो 14 रियासतों का एकीकरण हो गया था, 4 उधर पड़ी थी, 18 रियासतें हो गई। तो रियासतें तो 18 हो गई, लेकिन अभी वर्तमान इस स्थिति में मत्स्य संघ अलग पड़ा था। तो मत्स्य संघ का क्या हुआ और आखिर 19वीं रियासत जो सिरोही थी उसका क्या हुआ, ये देखते हैं अगले चरण में।